कोई सताए हमें बताए एक स्पेशल प्रोग्राम है चैनल वन का और आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम एक बहुत स्पेशल इशू लेकर आ रहे हैं और हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने रिसर्च करके एक ऐसी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया है और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक ऐसे व्यक्ति का पीड़ा जो एक किंग और प्रिंस के लीनिएज से आते हैं और उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और दिल्ली में है वो। जी हाँ, मालचा मार्ग में मालचा महल है और उस महल के अंदर में एक प्रिंस की कहानी है, प्रिंस अली रियाज की। और हम सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाएंगे। उस पैकेज के बाद हम उस टीम के साथ डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने उस व्यक्ति के दर्द को लाया, चैनल वन तक लाया और आप लोगों तक इस दर्द को वो पहुंचा रहे हैं, उस पीड़ा को पहुंचा रहे हैं। उनको सिस्टम तो नहीं, हालात ने सताया है, इसलिए वो बता रहे हैं, वो टीम हमें इस बात को बता रही है। आप देखें एक खास रिपोर्ट। यूं तो 1850 में अवध की बादशाहत का खात्मा हो चुका था, लेकिन उनके शाही रीति रिवाज आज भी इतिहास के पन्नों में कैद। मगर नवाब वाजिद अली शाह के आखिरी वंशज प्रिंस अली रजा और सकीना की गुमनाम जिंदगी मालचा महल में आज भी जिंदा है। मालचा महल का रास्ता सरदार पटेल मार्ग से जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का निर्माण 700 वर्ष पहले किया। 1975 में प्रिंस अली रजा की मां विलायत महल हालात से परेशान होकर लखनऊ से दिल्ली आए, लेकिन रहने का ठिकाना न होने की वजह से मजबूरन उन्हें नई दिल्ली स्टेशन पर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। करीब 9 साल के बाद विलायत महल अपने बेटे प्रिंस अली रजा, बेटी सकीना और 12 कुत्ते और 5 नेपाली नौकर के साथ मालचा महल मौजूदा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इजाजत से आए। लेकिन ये क्या हुआ? कहा जाता है कि 1993 में विलायत महल ने अपनी हीरे की अंगूठी खाकर अपनी जिंदगी ले ली। उन्हें वहीं दफनाया गया, लेकिन कहा यह भी जाता है कि खजाने की लालच में उनकी लाश को छेड़ा गया। नतीजतन गुस्से में उनके बेटे ने 1994 में लाश जलाकर राख एक घड़े में महफूज कर दिया। अब सवाल ये है, क्या वजह थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? ओशियन फिल्म की टीम इस पर 11 महीने से रिसर्च कर रही है। उनका कहना है कि हुकूमतें आती और जाती रही हैं, लेकिन इस खानदान के साथ इंसाफ नहीं हुआ। देखिए, मेरी तो पहली कोशिश ये रही कि मैं राजा तक पहुंचूं और अब उनसे मेरी बात हो जाए। ये हो भी गया। एक बार मैं राजा से एक्सीडेंटली मिला, उनसे काफ़ी बात हुई, उनके दर्द के बारे में मुझे मालूम चला, जितना आक्रोश उनके अंदर है ये चीज़ें मुझे पता चला। और दिल्ली पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, मैंने अनऑफिशियली सबसे बात की और सबसे ये बात उनके सामने रखी कि ऐसा है, लेकिन मुझे किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुद्दा ये है कि अगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो उसकी देखभाल कोई क्यों नहीं है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इनको ये चीज़ अलॉट कर दी है तो ये गवर्नमेंट की दायित्व तो होती है कि भाई इसमें देखना तो चाहिए कि ये चीज़ें जिंदा हैं, मर गए, नहीं है, कैसे रह रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर जहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, वहाँ इस शाही खानदान को अंधेरे में ही जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। चारों तरफ सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी। इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा। एक आम आदमी तो सताया जाता है, लेकिन एक ऐसा शख्स सताया जाए जो न टीवी देखता है न बाहर की दुनिया से उसका कोई वास्ता है। I have to go just like that because I don't show up my diamond and all other thing. Things that time says, be alert. Time is not favoring to anyone. And and you think that this area is a safe area? This is not a safe area. You will be lucky if you just come. I have nothing to do whether you have come for twice or thrice something. तो क्या किया जाए? वो भी आज से नहीं बल्कि सालों से उन्हें सताया जा रहा है और उन्हें अब तो किसी पर भरोसा भी नहीं। जाहिर है ऐसे में चैनल वन न्यूज क्यों खामोश रहता? हमारे प्रोग्राम कोई सताए हमें बताए, ये खानदान खुद तो नहीं आया, मगर कोई सताए हमें बताए की टीम ओशियन फिल्म की टीम के साथ मिलकर इस शाही वंशज को इंसाफ दिलाने की ठान ली है। कोई सताए हमें बताए, स्पेशल डेस्क चैनल वन न्यूज।
प्रिंस अली रियाज की फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। वहाँ पे CISF के सिक्योरिटी के जवान जाते हैं या इसरो के लोग कभी कभी चले जाते हैं कभी कभार, और वहाँ पे जो मज़ार है, मज़ार पे दरगाह पे जो बैठते हैं उनको भी पता है, लेकिन वो किसी से भी मुखातिब नहीं होते हैं, बात नहीं करते हैं। ये टीम मास्टर VK अपने टीम के साथ वहाँ गए थे और हमारे रिसर्च की जो टीम है SIT की टीम, वो लोग भी गए थे। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि उन्होंने किसी भी मीडिया वालों से बात करने के लिए साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। आप गूगल पे जाएंगे, आप किसी भी सर्च साइट पे जाएंगे, आपको इस व्यक्ति का वीडियो नहीं मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार आपको ये वीडियो हमने सुनाया, आपको दिखाया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, हमारे सारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। जाकिर हुसैन साहब से हम पहले पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इनसे जो लैंड है वो ले लिया गया, इनके सारी चीज़ें ले ली गई, अब इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई मैकेनिज़्म होनी चाहिए, कल्चरल मिनिस्ट्री की कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए? ASI क्या करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस मॉन्यूमेंट को तो प्रोटेक्ट करते हैं जिसमें ब्लड या लाइफ नहीं है, लेकिन ये जो एक जीवित प्राणी वहाँ पे चीख रहा है, क्या उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, बेसिकली जब गवर्नमेंट किसी की लैंड एक्वायर कर लेती है तो उनका जिम्मा है कि उसको जो है कंपनसेशन दे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो राजा महाराजा थे उनको पहले उनकी सारी लैंड ले ली गई, उनको प्रिवी पर्स भी दिया जाता था, मगर पार्लियामेंट ने लोगों के दबाव में उस प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया, जो कि एक इलीगल एक्ट था। ये कहना है भाई, ये लोगों की मंशा हो सकती थी कि भाई वो तो राजा महाराजा हैं, उनके पास पैसे की क्या कमी है, उनको सरकारी खजाने से क्यों पैसा दिया जाए। पर कुछ जो पुराने राजा महाराजा जो थे उनके पास पैसे की बेहद कमी थी, उनकी लैंड भी ले ली गई, तो इसलिए वो आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए कर रहे हैं। और सरकार की जिम्मेवारी है, जब आपने उनकी लैंड ले ली है तो उनको मेंटेन भी करे, और सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है तो ये उसका गलत काम है, और इसके लिए वो उनको जो है, क्योंकि ये एक आदमी की राइट टू लाइफ का भी सवाल है, जो एक फंडामेंटल राइट है एक आदमी का, और वो पैसे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी आपने ले ली और उसे गुर्बत में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो सरकार के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी वो एक रिट याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें कोर्ट सरकार को डायरेक्शन दे सकता है कि उसको मेंटेनेंस के लिए एटलीस्ट उसका खर्चा दें। मास्टर VK, आप वहाँ गए थे और आपकी वहाँ पे बात हुई, आपको क्या लगता है कि किस तरह का नेग्लिजेंस है? क्या वहाँ पे पानी है, बिजली है, कुछ ऐसा? सर, उनकी बहुत बुरी हालत है। मैं तो वहाँ कई बार गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को 11 महीने लगे इस टॉपिक पर रिसर्च करने पे। हमारा मुद्दा यही था कि किसी भी तरीके हम उस व्यक्ति तक पहुँचे जो उसके अंदर रह रहा हो, और फॉर्चुनेटली एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट था, और यकीन मानिए मैंने जो रिसर्च किया है 30 साल, आज 31वां साल होने जा रहा है, ना वहाँ पे कोई पानी है, ना वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, बगल में जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ज़रूर अनऑफिशियल एक पानी की छोटी सी पाइपलाइन दे रखी है कि भाई आप यहाँ से ले लो, लेकिन आप यकीन मानिए 30 साल से ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं है। वो आदमी अंदर से इतना टूट चुका है और उसे किसी भी भारतीय पे यकीन नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप खुद एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आप वहाँ पे गए, जो हिस्ट्री है, इनकी मदर ने सुसाइड किया था डायमंड्स को खा करके, और उनके बॉडी को बाद में जलाया गया था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई डिस्पैरिटी है, वो साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लमेटिक है? आपको क्या लगता है, दे नीड अ साइकोलॉजिस्ट नाउ, या डॉक्टर, किस तरीके से? क्योंकि वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं होते हैं, किसी से भी नहीं मिलते हैं, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस आदमी को इतनी तकलीफ़ों में डाल दिया गया, वो तो फिर भी इतनी इंसानियत रखता है कि वो हमसे उसने बात की और उसने तकलीफ रखी। अगर मुझे कोई 30 सालों में ऐसे वहाँ फेंक दे और मेरे से कोई वहाँ बात करने ना आए, मुझसे कोई पूछे ना कि वहाँ क्या है क्या ना हो, वहाँ किसी ने इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1975 से लेके 1984 तक न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे एक फैमिली अपने 13 कुत्तों के साथ और 7 नौकर के साथ, एक पूरी रॉयल फैमिली स्ट्रगल करती है 10 सालों तक।
और उसके बाद अगर उसको इंसाफ मिलता है तो उसको ऐसे बीहड़ों में, ऐसे जंगलों में उसको दे दिया जाता है कि जाइए आप रहिए। और उसके बाद 30 साल तक किसी ने भी वहां ये जानने की कोशिश नहीं की वो जिंदा है कि वो मर गया। 10 सितंबर 1993 को 2:40 पे उसकी मदर की मौत हुई। ये सारा रिपोर्ट है हमारे पास, जो वहां पे बीबीसी के रिपोर्टर भी गए थे, एलेक्स नीनियन। हमने एक एक चीज पे हमने देखा, सब कुछ हमने बारीकी से देखा। और सर वो औरत सिर्फ और सिर्फ इसी कारण मरी, इसी हुक्म में मरी कि जिस फैमिली ने कभी ना कभी इस देश की आज़ादी में अपने लड़ने के लिए किया हो, भागीदारी किया हो, और उस फैमिली को इस तरीके से ढकेल दिया गया। मैं आपके कोलीग से पूछना चाहूँगा कि आपने पूरे इस चीज़ को देखा और आपने इसको समझा, सबसे अजीब सी बात क्या लगी आपको इसमें? देखिए, सबसे अजीब सी बात जो मुझे इसमें लगी है वो ये है, जिस समय हम रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च के दौरान हमने महल के अंदर देखा तो वहां पर एक टेलीफोन लाइन है जी। अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि टेलीफोन है, बिजली नहीं है। मतलब जो इंसान की बेसिक नीड है वो नहीं है, लेकिन एक टेलीफोन कनेक्शन है। इस बात का क्या सेंस बनता है, क्या तुक बनती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इरफान। नहीं, टेलीफोन कनेक्शन अगर लगा है तो ऑब्वियसली वो MTNL का या किसी एयरटेल का या किसी का फोन लगा होगा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गया होगा, कोई व्यक्ति गया होगा। तो क्या जब वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो क्या अपने लिए उन्होंने कोई लॉयर नहीं हायर किया, या किसी से, पुलिस से नहीं बोला, या किसी गवर्नमेंट से, सिस्टम से नहीं बोला? तो ये सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि हर जगह सर्विलेंस होता है, ये तो सिक्योरिटी रिस्क भी है। अगर हमें ये नहीं पता कि 4 लोग वहाँ पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं और हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो ये इट्स अ बिग सिक्योरिटी रिस्क। सर ये आप हमारे देश का सर ये सुरक्षा के उसके अगर देखें उस नजरिए से तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एक आदमी रह रहा है, जब मैं अंदर गया था अपनी पूरी टीम के साथ, वहां पे एक टेलीफोन है, टेलीफोन का वायर है, पूरी कनेक्शन है वहां पे कुछ चीजें ब्रांडेड भी रखी हुई है। अब जाहिर सी बात है, अगर टेलीफोन है, कहीं तो बिल होगा, कहीं तो कुछ होगा, कोई तो लगाने गया होगा। और देश की इतनी बड़ी सैटेलाइट रिसर्च ऑफिस के बगल में, इसरो के बगल में पूरा का पूरा महल है, वहां एक रॉयल फैमिली रह रही है, अंदर टेलीफोन है। सर ये देश के सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। कल को अगर मैं ही वहां जाऊं और अगर उसके नाम पे अगर मैं रहना शुरू कर दूं और मैं वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं और अगर मैं बाहर भेजना शुरू कर दूं, तो वैसे सर वो जगह तो वैसे भी हॉन्टेड है, लोगों ने उसको हॉन्टेड बना रखा है, वैसे कोई वहां जाता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि वहां की जो चाणक्यपुरी के इलाके में जो एरिया आता है, चाणक्यपुरी की डायरेक्टरी में उस टेलीफोन का नंबर नहीं है। ये कैसे संभव? मतलब टेलीफोन लाइन है, ऑपरेशन में है, लेकिन उसका नंबर चाणक्यपुरी की डायरी में नहीं है। जाकिर हुसैन साहब, इस पे आप कुछ रोशनी देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो IB के लोग ऑपरेट करते हैं, वो जो ऑफिसेज होते हैं, कोई भी रॉ के ऑफिसेज होते हैं, उसमें कोई बोर्ड लिखा हुआ नहीं होता है और बहुत ही सेक्लूडेड एरिया से ऑपरेट करते हैं। तो क्या उन लोगों की नज़र भी इस जगह पे नहीं पड़ी? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को खुद नहीं पता कि कोई मालचा महल भी है दिल्ली में, और प्रधानमंत्री के आवास के बिल्कुल करीब में ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। और एक आदमी वहाँ रह रहा है, लोगों को पता नहीं है। ये तो बहुत बड़ा, मतलब सिक्योरिटी की तरफ से भी बड़ा फेल्यूर है। और अगर ये है आदमी, अब जैसे इन्होंने बताया कि कोई टेलीफोन भी है, ऑपरेशनल भी है, तो हम लोगों का टेलीफोन तो 1 महीने बिल नहीं पे करेंगे तब भी कट जाएगा, उसका टेलीफोन कैसे ऑपरेशनल है? वहाँ ये आदमी रह कैसे रहा, किन हालातों में, खाता कहाँ से है, कच्चा माल खाता है या जो है ना पकाकर खाता है, ये भी किसी चीज़ की जानकारी नहीं। तो बहुत बड़ी जो है ना फेल्यूर है ये गवर्नमेंट का, कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा रहा है, ना किसी को उसके बारे में मालूम आता है। और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पर जाकर इस चीज़ का पता किया कि वो आदमी किस तरह से वहाँ पर रह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है इस पर। जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो वो आज भारत का हिस्सा है, जब जो प्रॉपर्टी इसकी भारत का हिस्सा है, उसके बदले में इसको कुछ भी कंपनसेट नहीं करना और इसकी कोई देखभाल ना करना, इसको मरने के लिए छोड़ देना या दरदरे ठोकना, ये सरकार के पार्ट पे बहुत बड़ा फेल्यूर है और उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये एक इलीगल एक्ट है सरकार का, निगलेक्ट करना। जब गरीब से गरीब मजदूर को मनरेगा के तहत काम भी देते हैं, उसको पैसे भी देते हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी जिसकी सारी प्रॉपर्टी भी जो भारत का हिस्सा बनाने के लिए ले ली गई हो,
और उसको कुछ ना दिया जा रहा हो, उस पर कोई ध्यान ना दिया जा रहा हो, तो ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात भी है सरकार की तरफ से, और सरकार की नाक के नीचे है। कहीं किसी सेक्लूडेड प्लेस में होता, कहीं किसी देहाती इलाके में होता तो भी समझ में आता है कि सरकार तक वो बात नहीं पहुंच रही होगी, मगर जहाँ सरकार की नाक के नीचे, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, वहीं पर ही ऐसा कुछ हो रहा है, तो बहुत ही आश्चर्य की भी बात है। संतोष जी, बहुत बहुत वेलकम है, आप चैनल 1 पे आए और आपने चर्चा किया, इस स्टोरी को देखा, पैकेज को देखा। आप खुद अवध से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आपके मिनिस्ट्री में कुछ इस तरह का रिसोर्स है, या आपकी जो बातचीत होती है अखिलेश यादव जी से, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं इस व्यक्ति का? इसमें इरफान जी 2-3 इशूज हैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। मालचा मार्ग पे ये मालचा महल एक महल ही नहीं, मैं समझता हूँ ये कई सौ करोड़ की संपत्ति है, और इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार के दायित्व के नेतृत्व के नीचे या किसी बिल्डर के नेतृत्व के नीचे किसी न किसी की इस पे नज़र जरूर होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं उत्तर प्रदेश के अवध से आता हूँ, लखनऊ से मुख्यमंत्री जी का, और इसमें एक सबसे बड़ी विषय जो है कि ये जो प्रिंस रियाज साहब हैं, ये आते हैं अवध से, तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी उतनी दायित्व बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और सरकार के प्रति, सरकार की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं निश्चित मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से इस विषय पर गंभीरता से बात करूँगा और उनके नॉलेज में लाऊंगा, उनके संज्ञान में लाऊंगा। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि दिल्ली प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। वहाँ पर एक मानव, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो या कोई भी हो, लेकिन पुरातत्व विभाग है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको लगाया गया है वो सिर्फ निगरानी करने के लिए कि पुरातत्व विभाग के अंडर में 100 साल से पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनको सरकारें जो है टेक ओवर कर लेती हैं। उसमें कौन रह रहा है, उसके क्या क्या, उससे सरकार को कैसे जो है पुरातत्व विभाग में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन इस पर मैं नहीं समझता कि सरकार कोई पहल कर रही है, और दिल्ली सरकार बिल्कुल ही सोई हुई है, जो एक निंदनीय है। उसके साथ साथ ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली प्रदेश सोने के साथ साथ किसी एक अतिरिक्त आदमी को लगा रखा है जो इस महल की मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि ये मालचा मार्ग चाणक्यपुरी का सबसे वीवीआईपी इलाका है, और वहाँ पर इस संपत्ति की मैं समझता हूँ कि अगर वैल्यू आंकी जाए मिनिमम जो है 100 CR, कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल्ली प्रदेश के चाहे NDMC या DDA या किसी के नॉलेज में ना हो, ऐसा कतई नहीं है। ये मुझे लगता है कि कुछ सरकारी ऑफिसर्स और मुख्यमंत्री के कुछ तथाकथित लोगों के बीच कोई न कोई साठगांठ है, और इस संपत्ति को पीने की साजिश चल रही है। इस पे ये चैनल 1 ने जो दिखाया है बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और इरफान जी ने, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि इस तरह की बात जो है कोई सताए कोई बताए, कोई सताए हमें बताए। इस तरह के आए दिन हर संडे को ये प्रोग्राम आता है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के हम लोग के पास भी टेलीफोन आते हैं। मैं देख रहा हूं कि अब ये जो प्रोग्राम आपने जो चालू किया है और इस इशू को उठाया है, इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी देखेंगे, और दिल्ली प्रदेश की सरकार, केजरीवाल सरकार को भी जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे, मैं उत्तर प्रदेश के अवध के नागरिक होने के नाते मैं माननीय अखिलेश यादव से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, और उनका फिर से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली प्रदेश की सरकार से बात करेगी, और एक सामंजस्य टीम गठित करा करके इस बिल्डिंग का मैं सत्यापन कराऊंगा, और सत्यापन करा करके मैं आपके समक्ष, आपके चैनल के सामने सच्चाई से आपको रूबरू कराऊंगा। मास्टर वीके, इन्होंने जो संतोष जी ने जो एक पॉइंट उठाया है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया सीधा सीधा कि कुछ लोगों द्वारा एक साजिश के तहत उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या लगता है आपका क्या असेसमेंट है? सर का कहना बिल्कुल ठीक है, और मैं एक बात ये बता दूं कि ये कहना गलत है कि ये बहुत लोग के नज़र में नहीं है। LA टाइम्स, USA टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, देश प्लस विदेश के सारे प्राइम न्यूज़पेपर में इस खबर की चर्चा है। इस मुद्दे को लेकर सर मैं भी गया कई लोगों के पास, किसी ने मुझे बोला, जैसे कि सर ने बोला कि ये यार बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आपका क्या इंटरेस्ट है।
किसी ने बोला कि आप नहीं, इसमें इंटरेस्ट क्यों? नहीं, आप तो मानवीयता के नाते जा रहे हैं ना। उसमें एक मानव रह रहा है जिसको तकलीफें हैं, परेशानी, उसको रोटी नहीं मिल रही है, वो क्या खा रहा है, कहीं से अन्न नहीं आ रहा है, उसके पास कोई खाने की वस्तु नहीं आ रही, तो वो जीवित कैसे है? ये भी एक प्रश्न है। आप इस नहीं, कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि बस्सी साहब रिटायर होने के बाद मिलने गए थे, इसमें कितनी सच्चाई है? सर मैंने जब वहाँ पे हमने बात किया जो इसरो के जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने अनऑफिशियली हमसे ये बताया कि 29 तारीख को जब ये रिटायर हुए थे तो बस्सी साहब और उनके पुत्र ये दोनों अंदर आए थे, और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे रात को बड़ी बड़ी एम्बेसी से गाड़ियाँ आती हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वही उससे मिल सकता है जिससे वो मिलना चाहता है। तो इसका मतलब सारे बड़े बड़े अधिकारियों को ये चीजें पता है। 1991 में हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी भी अंदर गए थे, मैं आपको उसका रिपोर्ट भी है हमारे पास। निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ साजिश की बू आती है और इसका सत्यापन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि दिल्ली प्रदेश की सरकार को जागना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए और एक टीम गठित करा देना चाहिए, इसका जांच करा लेना चाहिए, जो भी सच्चाई वो सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। अवध का राजा है बेचारा, वो उस समय का किंग और एक अपने आप में शख्सियत होता था, जिसके लगान, जिसके वजह से लोग जीवित रहते थे, जिसके आदेशों पे जनता का रहमो करम चलता था, उसकी प्रजा सुख या दुख के भागी होती थी और राजा जो है ऑर्डर करता था। उस राजा की हंस रहा है जिसके लिए स्वयं राजीव गांधी ने इनवाइट किया कि आप आइए, वेलकम टू दिल्ली, और वेलकम टू दिल्ली में उसकी क्या हंस हो रही है और दिल्ली प्रदेश की सरकार जो सो रही है। केजरीवाल जी हर बात पे तो नारा लगाने से बाज नहीं आते, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मानव जो कैसे रोटी खाता है, कैसे उसकी क्या, और वो मानव कोई आम मानव नहीं है, राजा है। सर आम मानव की बात नहीं है, यहाँ पे एक गरीब तक को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा पिछले 30 सालों से? मैं कई लोगों से मिला हूं जो बहुत ही नामी गिरामी लोग हैं, वो मुझे बोलते हैं कि वो मुस्लिम है, क्यों उसकी मदद करें? अरे भैया मुस्लिम है तो इसमें जातिवाद कहां से आ गया? इंसान तो है वो। नहीं, ये तो कहना कतई गलत है। और आधे लोगों का यही मानना है, समान अधिकार है, सबको समान तो बोलते हैं कि यार इतना बड़ा महल है, अच्छा यहाँ पे महल है, कितने का बेचेगा वो? मतलब यार उसका आधे लोग उसका महल खरीदना चाहते हैं, आधे लोग जातिवाद पे लड़ रहे हैं, इंसानियत कोई नहीं देख रहा है। वो इंसान पिछले 30 सालों से एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे मैं क्या, यहां पे जितने लोग बैठे हैं एक दिन ना रह पाए। मैं वहां रात को सर अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद हम लोग फिर इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जितने भी गवर्नमेंट में ऑफिसर्स बैठे हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब भी वो जाते हैं, ह्यूमैनिटी कहाँ पहुंच गया, इंसानियत कहाँ पहुंच गया, उन सबको महल और बिल्डिंग दिखाई देता, वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा। सारी बातें करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
एक शेर मैं अर्ज करना चाहूँगा, मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती है फिर भी मुखालिफत मेरी, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट कर रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। आप देख रहे हैं एक ख़ास प्रोग्राम, हम अपने रिसर्च टीम के साथ दोबारा बात करेंगे, लेकिन मैं आना चाहूँगा वकील साहब के पास। आप क्या मदद कर सकते हैं इसमें? देखिए, क्योंकि जिस तरह से वो आपने दिखाया उनको कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, उनको मानसिक प्रॉब्लम है और उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हम इसके लिए कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं, जिससे कि सरकार को ये ध्यान दिलाया जा सके कि उसकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं और किसी आदमी का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है और उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल कर सकते हैं और इससे उसकी सरकार का ध्यान दिलाया जाएगा और सरकार के लिए आदेश कराए जा सकते हैं कि वो उसकी मदद करें और उसकी देखभाल करें। जाकिर हुसैन साहब, आपको क्या लगता है इसके लिए यूथ को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है क्या? इसका कोई फेसबुक में अपना एक फेसबुक पे पेज बनाया जाए इनको सेव करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए? इसमें इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट इंडिया या एक स्टेट, लेकिन अब तो पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। जब से फेसबुक स्टार्ट हुआ है, गूगल स्टार्ट हुआ है, आपकी ये स्टोरी बीम हो रही है और मेरे पास फ़ोन रियाद से, दुबई से, टर्की से फ़ोन आ चुका है। तो ये जो फुटप्रिंट्स हमारे चैनल के जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल हमें इन्हें बचाने के लिए जो है सभी, क्योंकि इनके पास इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हो सकती हैं जिससे हम लोगों को रिसर्च में या हमारे यूथ को पता चले कि पीछे इतिहास में क्या हुआ, क्योंकि जो इतिहासकारों ने जो लिखा वो सही लिखा, गलत लिखा, कुछ इनकी भी मालूमात हो सकती हैं जिससे कि सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे इंसान के लिए लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, इसको मदद जल्द से जल्द पहुँचे, इससे जीवित रह सके और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर कर सके और बहुत सी जानकारियाँ ये हमारे देश के हित के लिए दे सकते हैं। 60 साल में एक आदमी जो गुफा के अंदर रहा है, पहली बार ऑन एयर टीवी पे लोग उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। कितनी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो ये व्यक्ति जानता होगा। इनके मतलब ब्रेन मैपिंग किया जाए तो ये बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद हिस्ट्री में किसी को पता ना हो। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे है उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है मास्टर VK, मैं पूछना चाहूँगा कि इसको किस तरीके से मोबिलाइज करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं? सर, हमने और हमारी जो छोटी सी टीम है, हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम खुद जाएंगे लोगों के पास, यूथ को इकट्ठा करेंगे और हम उन सबसे करेंगे अपील कि आप चलें हमारे साथ, उसकी आवाज़ को सबके सामने आना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके शो का कि आप लोगों ने इस टॉपिक पे बिलीव किया और इस टॉपिक को सामने लेके आए सबके सामने। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने सर बहुत क्लियरली बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग उससे मिलने आते हैं, लेकिन कोई भी, बस ये लोगों का एक जहन में है कि यार यहाँ पे किला है और उसके अंदर एक राजा है, बस उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करना चाहता। उसने सर बहुत अपनी चीखती हुई आवाज में मुझसे कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मेल और एक फीमेल प्रोफेसर उससे मिलने आए और उसने अपनी सारी तकलीफ, सारी बातें उनको बताई, लेकिन हुआ क्या, बस वही सुन के चले गए। और बस वो तो बस एक ना महल देखने आए थे, एक जंगल में छिपी हुई वो दीवार और राजा है, बस सर, लेकिन कोई उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता, कहीं नहीं वो करना चाहता सर। हमारे साथ इस टीम के एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपने जब इस चीज़ को रिसर्च किया, आप लोगों की जब एक टीम फॉर्म हुई, तो कौन सी ऐसी बात थी जो आपको मोटिवेट किया इस काम में जुड़ने के लिए? सर, first thing that motivated me was being an Indian. As an Indian, मैं चाहूँगा कि इंडिया में किसी को भी अनजस्टिस ना हो। He is a citizen of India as per the rules of the Constitution. And अगर हम चाहते हैं कि हमारा Constitution डिस्ट्रॉय ना हो या इंसल्ट ना हो, हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम उससे हेल्प करें। हमें बचपन से सिखाया जाता है एक स्कूल में कि एवरी इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर, एंड हमारे दिल से हम चाहते कि उसकी मदद हो। एंड हम ये नहीं चाहते कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये हो कि अंदर का जो इन्फॉर्मेशन मिले, हम चाहते कि जो अंदर जी रहा है 30 सालों से, उसका दर्द
आई मीन किसी को भी नहीं मालूम होगा कि वो कितने पेनफुल में है। हम चाहते कि उसकी मदद हो, उसके इंफॉर्मेशन के लिए ना जाए। एंड पहले भी जैसे संतोष जी ने कहा था कि प्रॉमिस किया था कि उन्हें हेल्प करेंगे, पहले भी उन्हें बहुत सारे प्रॉमिसेस आए हैं हेल्प करने के लिए, पर हम खुश हैं इनके प्रॉमिस से। एंड आई होप पर्सनली कि वो अपने प्रॉमिस में कायम करेंगे। संतोष जी, बिग चैलेंज फॉर यू। आप प्रॉमिस करके जाते हैं, वो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की बहुत ज़रूरत आ गई। निश्चित तौर पे, और मैं समझता हूँ कि एक नेशनल चैनल पे मैं अपनी बात को रख रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से रख रहा हूँ। और आपने देखा होगा अभी वर्तमान में बुलंदशहर में एक व्यक्ति ने ताजमहल बनाया, उसको माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुत ही सराहना किया, और उसका और कोई विजन नहीं था, लोगों को पुरातत्व विभाग से जोड़ते हुए उसको प्रोत्साहित करना, उसकी मदद करना। नहीं तो आज ताजमहल बना दीजिए, खड़ा कर दीजिए, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन एक मामूली से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को ताजमहल बनाया अपनी पत्नी के नाम पे, और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको तुरंत जो है टेलीफोन से जिलाधिकारी डी चंद्रकला को अवगत कराया और उनसे कहा कि भाई उनको लेके आइए, मैं उनको सम्मानित करूंगा, और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको सम्मानित किया। मैं इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि पूरी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अवध के राजा हैं, इसलिए हम लोग की नैतिक ड्यूटी भी बन जाती है। और रही बात प्रोमिसेस की, तो देखिए मैं खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मानव होने के नाते मेरी इतनी जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ जाती है। मैं उनकी मदद करूँगा और उनको बाहर निकाल करके एक अच्छे मानव के रूप में उनको लाया जाएगा, उनसे कुछ सीखा जाएगा, और उनकी राज रियासत के बारे में सरकार भी अनुसरण करेगी और लोगों को करना भी चाहिए। यहाँ पे जो जिन लोगों ने भी रिसर्च किया और जितने भी यूथ है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत एक सीरियस टॉपिक पे ये लोग काम कर रहे हैं, और यूथ बहुत ही कन्विंसिंग है। आज मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब कहा सबके साथ, सबका विकास सबके साथ, और वो आए तो बहुत ज़बरदस्त मोबिलाइज हो गया। और मैं क्योंकि खुद मीडिया के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि मुझे बहुत होप है इस यूथ से। और मुझे माफ़ कीजिएगा कोई भी जो 50 प्लस है या 40 प्लस है, ये लोग हम लोगों के मुकाबले कम झूठ बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भविष्य है ना, इनके हाथों में बहुत अच्छा है, और एक बहुत ही बेहतर कल आने की उम्मीद है। वकील साहब, आप जरा सा लीगली हमें बताइएगा कि इन लोगों को कैसे मोटिवेट करके एक मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए। ये पॉलिटिक्स में जो कहते हैं कि ये पप्पू है और ये पप्पू ये काम नहीं कर सकता, किसी एक इंडिविजुअल की बात में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वो कोई 60 प्लस वाले लोग नहीं, यूथ ही लड़े थे, और आज फिर एक बार से ये चीज़ आया है। वकील साहब, कुड यू गाइड अस प्लीज़, थोड़ा सा लीगल पॉइंट के साथ। देखिए, यूथ आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, और वो कई तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। दे आर इमोशनली मोर चार्ज्ड। जहाँ तक लीगली बात है कि यूथ जो है इन मैटर्स को कोर्ट में फाइल कर सकते हैं एज ए PIL, ऐसे जो रिसर्च करके। हाउ कैन यू हेल्प एंड गाइड देम? नहीं, वो तो क्रांति भी ला सकते हैं, हम तो खड़े होकर क्रांति भी ला सकते हैं, वहाँ खड़े होकर बिल्कुल। ये क्योंकि इनकी रिसर्च हमें काम आती है, क्योंकि हम नहीं तो उनको तो दबा दिया जाता है ये कहते हुए कि तुम पढ़ो। ये कहा किस चक्कर में पड़ गए? देखिए इरफान जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इस तरह की रिसर्च पहले भी हुई, इस तरह की बात पहले भी उठी, लेकिन आज 30 साल हो चुके हैं, इस इंसान की मदद क्यों नहीं हुई? क्यों वो 30 साल से अंदर है? जहां पे सरकार की बात आती है, सरकार की जिम्मेदारी तय हुई। भी यादव जी ने कहा, दिल्ली प्रदेश की सरकार, यूपी प्रदेश की सरकार, सरकारें की बात छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि जब सरकार एक गरीब की झोपड़ी में बिजली की, पानी की व्यवस्था करती है, और उस बंदे को 30 साल तक सरकार ने खुद वहां पे अलॉट किया, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि सरकार ने खुद वहां अलॉट किया, फिर उस मूलभूत सुविधाओं से उसे दूर क्यों रखा जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, अगर हम ये मान लें वकील साहब कि मेंटली अगर वो स्टेबल नहीं है, तो फिर ये तो ज्यादा इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि उसको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर वो पेशेंट है तो ही मस्ट गो टू अ डॉक्टर। बिल्कुल आपकी बात। मैंने जब उससे बात की, उस व्यक्ति ने मेरे से काफी देर बात की, उसने सर प्रॉपर इंग्लिश में मेरे से ये एक ही चीज पूछा कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिससे मैं उसका नाम पूछ रहा हूं। सर, क्या एक मेंटल व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे सकता है? क्या मेंटल व्यक्ति ये स्टेटमेंट देगा मेरे को कि बच्चे आप यहां से जाओ, ये एरिया सेफ नहीं है? सर, वो कॉन्शियस था एवरी वर्ड जो बोल रहा था, एंड he doesn't seem as if he's mentally unstable.
But then why he is not interacting with people? सर वो क्यों करे? सर मेरा क्वेश्चन है सर, वो क्यों करे? 30 साल से एक आदमी को ना आपने वहां पे पानी प्रोवाइड किया, ना वहां पे आपने वो देखने गए कि जिंदा है कि मर गया, वो कर कौन रहा है, वो है भी कि नहीं है, उसको आपने एक जंगल में छोड़ दिया, वो क्यों इंटरेक्ट करे? तो वो उसका गुस्सा किसके प्रति है? He is angry with अच्छा you. इरफान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक सवाल है मेरा, मान लीजिए आप आज की डेट में आप उसको अपनी जगह पे अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखिए। आपको 1984 में एक घर अलॉट किया जाता है, एक महल अलॉट किया जाता है सरकार के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा अलॉट किया जाता है वो अनफॉर्चुनेटली उसी साल उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति की डेथ होने के बाद कमेटी बनाई जाती है, कमेटी की रिकमेंडेशन है कि पूरी रिपेयर करके इसको दिया जाए, लेकिन वो रिपेयर आज तक नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहूंगा रिपेयर आज तक क्यों नहीं हुई और उनको उठा के ऐसे ही फेंक दिया वहां पर? ये भी कोशिश की जाती है कि वो उस महल से भी बाहर निकाला जाए, वो भी 30 साल से। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? करेक्ट। इतने लोग उन्हें प्रॉमिस करते हैं अच्छे लाइफ के लिए, एंड कोई नहीं निभाता। कैसा लगेगा उन्हें? ये हिंड्रेंस क्या है? रुकावट कहाँ पे? रुकावट की बात मैं बताता हूं आपको। मैंने जहां बात छोड़ी थी वहां से कंटिन्यू करता हूं। 85 के बाद फिर 91 में उनकी सुध ली गई। पीवी नरसिम्हा राव जी ने कष्ट लिया वहां अंदर तक जाने का, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस लौट आए और उस परिवार को जो मंथली अलाउंस दिया जा रहा था वो भी छीन लिया गया। किस हक से छीना गया वो अलाउंस? मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपसे। इन सब से तंग आकर विलायत महल जी ने 1993 में, जैसा विकी जी ने बताया, आत्महत्या की 10 सितंबर 2040। क्यों किया ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है फैमिली के साथ? 30 सालों सर वो बिना पानी के बिना बिजली के रह रहे हैं। आप रहकर दिखाइए इरफान जी, मैं आपसे पूछता हूं। उसके बाद आप बोलिएगा कि मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं बात करना चाहता हूं या जनता के सामने आना चाहता हूं। क्यों आए हो जनता के सामने? इस बात का जवाब दिया जाए मुझे। क्या रेमेडी है संतोष जी? मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो सरकार को थोड़ा सा सूद लेनी चाहिए। अगर नहीं लेती है तो मैं आपके चैनल में प्रॉमिस किया हूं, मैं इसके तह तक जाऊंगा, मैं इसकी जांच कराऊंगा, निश्चित तौर पे कराऊंगा, और मैं उस जांच की कॉपी भी आपको उपलब्ध कराऊंगा कि और मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं 10 to 15 डेज के अंदर चीफ मिनिस्टर का एक पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को रिसीव हो जाएगा। उसके बाद एक कमेटी बनवा करके मैं सबसे पहले जो है इसकी जांच करा लेता हूं, और जांच में मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वैसे हो, या फिट हो, या हेल्दी हो, स्वस्थ हो, जो भी है, लेकिन लोगों के सामने आना चाहिए। एक राजा है, उसकी एक गरिमा है, एक संविधान भी कहता है, संविधान के साथ साथ हिस्ट्री कहती है कि राजाओं का सम्मान होना चाहिए। देश भी जानता है, समाज भी जानता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? देखिए यादव जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर बताना, ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए, उस बंदे की हेल्प की जाए। मैं इस बात को फिर उठा रहा हूं। 11 महीने सर 11 महीने, सुनिए मेरी बात, 11 महीने रिसर्च की है, कोई बात नहीं है, 11 महीने रिसर्च की है प्रयास सर। बार बार इसमें एक वर्ड आ रहा है। इरफान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए। वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है सर, वो नहीं है सर। 11 महीने मैंने वहां रिसर्च किया। मैं रात को 9 बजे भी गया हूं, 12 बजे गया हूं, मैं उससे एक बार नहीं मिला हूं सर, मैं उससे कई बार मिला हूं। LA टाइम्स के न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल आता है, दिस रॉयल फैमिलीज पैलेस इज नो ताजमहल, लिजर्ड्स एंड बैट्स ओवररन डिसीट्स 600-year-old मोन्यूमेंट इन न्यू दिल्ली। USA टाइम्स, LA टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, मेरा है। अच्छा, वहां पे एक प्रश्न है प्लीज। मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति को कोई जंजीर से बांधा तो गया नहीं है, मेरा एक प्रश्न है, और ना ही उसको किसी दरवाजे में कमरे में बंद कर दिया गया है। तो वो व्यक्ति बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सब बाहर आएगा तो रहेगा कहां? नहीं, बाहर इन द सेंस कि बाहर गेट तक तो आए। और सर जिस दिन वो बाहर आएगा वो मारा जाएगा। देखिए, अगर उसको प्रॉब्लम है, जैसे मुझे भूख लगेगी या हमको खाना खाना है, तो हमको बाहर निकालना। नहीं, एक बहुत वैलिड पॉइंट। धोखा हुआ है कि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते। जो भी आए हैं उन्हें हेल्प करने के लिए, उन्हें भरोसा दिया कि उनकी हेल्प होगी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। कितनी बार उनका भरोसा टूटा है। मास्टर वी के मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो डर से बाहर नहीं आ रहा है, क्या उसको सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या उसे ऐसा लगता है कि वो जीवित नहीं बचेगा अगर महल से बाहर आएगा? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर मैं बता रहा हूं, मैं इस टॉपिक पे भी मैंने रिसर्च किया है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। जैसे इस डिबेट की स्टार्टिंग में ये बात उठी थी कि जैसे यादव सर ने भी ये बात उठाई कि कई लोग इस ताक में है कि वो निकले और हम जाएं, तो क्या इसी डर से वो बाहर नहीं निकल रहा? बिल्कुल, वहां जो भी गया उसने किसी ने भी अपनी छोटी सी प्रयास तक नहीं किया, बस वहां गया। और मैं बताऊं, मैं दिल से सर आपकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप और आपकी टीम ने इस मुद्दा को सामने लेके आया।
30 साल से हर न्यूज़पेपर में ये निकलता रहा, ये बात आती रही, गवर्नमेंट आई गई बदली। हम सर शुक्रगुजार हैं अगर यादव जी और उनकी पार्टी और जो भी उनके हैं सहयोगी अगर वो करते हैं हमें सपोर्ट, हमें सर खुशी होगी, हम चलेंगे अंदर, मैं जाऊंगा अंदर, अगर इनको यूथ चाहिए हम जोड़ेंगे अपने साथ। लेकिन सर एक इंसानियत के तौर पे उसको हेल्प करनी चाहिए, कोई उससे जाके 2 मिनट बैठे तो कि भाई तुम्हें तकलीफ क्या है। वकील साहब ये सारे यूथ हैं, बिल्कुल चार्ज हैं और ये अंदर जाने की बात कर रहे हैं, तो लीगली आप इसको ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा कि सही में गवर्नमेंट इनको अंदर ना करे। मैं मास्टर वीकी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रिसर्च मेरे साथ शेयर करें। हाँ। और मैं इसको एक सही मुकाम तक पहुंचाऊंगा और अपने बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज के मैं इसको सही मुकाम तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस रॉयल फैमिली की मदद हो सके, क्योंकि जैसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिस तरह से जैसे आपने बताया कि इमारतों का तो संरक्षण करता है, वेरी फनी, मगर जो जिंदा लोग हैं और जो वो भी हमारी धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स इशू करवाए जाएं। इस तरह की एटीट्यूड से तो हम हंसने के पात्र बन जाते हैं, लोग अक्रॉस द वर्ल्ड हमें देखते हैं, वो तो सोचते हैं कि क्या है ये डबल स्टैंडर्ड है। सही है, पूरी दुनिया भर में बदनामी होती है कि हम अपनी धरोहरों का बिल्कुल भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जीवित हैं या जो निर्जीव है। तो हमें इनका संरक्षण करना ही पड़ेगा और इसके लिए मैं मास्टर वीकी से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने रिसर्च मेरे साथ शेयर करें, जिससे मैं उसको कोर्ट के संज्ञान में ला सकूं और एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इशू हो जाएं, जिससे सरकार बाध्य हो उनकी मदद करने के लिए। प्रोग्राम का टाइम एक्चुअली ख़त्म होता जा रहा है, हम इसको समअप करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि दोबारा इस प्रोग्राम को फॉलोअप हो और हम लोग इस चीज़ को करें। तो बिफोर क्लोजिंग दिस प्रोग्राम एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंधेरा बहुत है कोई साया हो नहीं सकता, अंधेरा बहुत है कोई साया हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। तो वही फोर्स है जो जिसको लेकर के ये सारी टीम चल रही है और मीडिया में होने की हैसियत से हम इतनी उम्मीद ज़रूर करेंगे कि हमारे बाकी के जो मीडिया फ्रेंड्स हैं, मैं अभिज्ञान का नाम लेना चाहूँगा, NDTV में बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं अलग अलग चैनलों में। मैं सुधीर से भी कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी को थोड़ा वो भी फॉलोअप करें और इस चीज़ को एक मुहिम के रूप में ले करके चले, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेव किया जाए और उनके पीड़ाओं को लोगों तक पहुँचाया जाए। अगर सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ भी हम कर दें कि चांद एक, सूरज एक, ईश्वर एक, आवाज़ दो हम एक है, ला 1 रुपया दे, वी कलेक्ट 1.25 बिलियन रुपीज़। और मेरे ख्याल से एक राजा क्या, हम 100 राजाओं के लिए काफ़ी पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी चैनल 1 में इसी वक्त हर रविवार, देखना ना भूलें।